स्टूडेंट्स, आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स है, सांख्यिकी के स्टूडेंट्स है, तो ध्यान में रखिएगा सांख्यिकी और इकोनॉमिक्स इन दोनों की पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती है जब तक हम सांख्यिकी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि संगणना या जनगणना के बारे में ना समझ ले। जनगणना मतलब होता है जन की गणना करना, मतलब लोगों की गिनती करना। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में, राष्ट्र में ये ज़रूरी है कि उनको पता चले कि उस देश में कितने लोग रहते हैं। खाली इतना ही नहीं कि कितने लोग रहते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि लोग जो रहते हैं वो लिंग यानी कि पुरुष और महिला के आधार पर, वृद्ध, युवा और बच्चों के आधार पर, कामगार, बेरोजगार के आधार पर, शिक्षित, अशिक्षित आधार पर, इन सभी बिंदुओं के आधार पर उनकी संख्या का पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, देश की सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जिसको जैसे आपने पढ़ा होगा कि आंकड़ों का संग्रहण की दो विधि होती है, एक प्रत्यक्ष यानी कि प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्राथमिक विधि के आधार पर जहां पर प्रत्यक्ष रूप से लोगों के घर पे जाके, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष इंटरव्यू, वहां जाके उनसे जानकारी इकट्ठा की जाती है। बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जानकारी इकट्ठा की जाती है तो ये जानकारियाँ हमारी 100% सही भी होती हैं। तो ये जो विधि होती है जहाँ पर डायरेक्टली, जहाँ से हमें जानकारी इकट्ठा करनी होती है, डायरेक्टली उसके पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और 100% लोगों से डायरेक्टली अगर हमने जानकारी इकट्ठा करी तो उसको हम संगणना विधि कहते हैं या जनगणना विधि के नाम से जानते हैं। मतलब जब हमारे पास अवेलेबल जितने भी डेटा होता है, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एरिया होते हैं, जब पूरे एरिया का हम जो है हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को कवर करते हैं तो उसको बोलते हैं जनगणना या संगणना यानी कि सेंसस। अब ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, जनगणना क्यों की जाती है, ये पढ़ने वाली बात है। देखिए, क्योंकि हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आंकड़े चाहिए। क्या चाहिए? आंकड़े चाहिए यानी कि समंग चाहिए। जैसे देश की जनसंख्या कितनी है, सरकार को चाहिए। कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है, सरकार को उसका डेटा चाहिए। कितने पुरुष है, कितने महिला है, सरकार को डेटा चाहिए। युवा कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, बच्चे कितने हैं, स्कूल में कितने जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड सरकार को डेटा चाहिए होता है, क्योंकि उसी के अनुसार सरकार देश के लिए विकास कार्य या फिर कल्याणकारी योजनाओं को बनाती है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ कि संगणना है क्या, जो कि थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया है। इसके अलावा संगणना की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जनगणना की जाती है, उसकी गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, दोष या सीमाएं क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बिंदु बार बिंदु हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, कोई भी अनुसंधान करता होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर होता है, तो उसको अपनी जानकारी यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए योजना तैयार करनी पड़ती है। उसको निर्णय लेना पड़ता है कि जो आंकड़ों का संकलन होगा, आंकड़ों को इकट्ठा करेगा, किस आधार पर करेगा। क्या सभी आंकड़ों को कलेक्ट करेगा या सभी में से कुछ को करेगा। मतलब जब आंकड़ों को संग्रह किया जाता है, जब प्रत्यक्ष विधि हो, अप्रत्यक्ष विधि हो, किसी भी विधि के माध्यम से हो, ये ध्यान में रखना पड़ता है कि रीति क्या से होगी। क्या हम 100% डेटा को कलेक्ट करेंगे या फिर उस 100% में से कुछ हिस्सों को कलेक्ट करेंगे। जब हम 100% डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं संगणना रीति। लेकिन इन सभी में से, पूरी में से अगर कुछ को कलेक्ट कर लिया जाता है तो उससे निकल के आता है सैम्पलिंग। जैसे हमें एक कट्टा चावल खरीदना है, दुकान में जाते हैं और कट्टे में यानी कि बोरे में चावल रखा होता है, तो हमें चावल खरीदने के दो तरीका, ये पूरे चावल को निकाल के देख लो। लेकिन हमें पूरे चावल निकाल के देखने के तो क्या था, पूरे चावल को ना देख के एक हत्था डालते हैं, मुट्ठी निकालते हैं, देखते हैं चावल कैसा है, भैया सही है, हमने खरीद लिया। तो पूरे चावल के कट्टे को न देख के एक मुट्ठी चावल को देख के पूरे कट्टे का चावल कैसा है पता लग गया, तो वो होता है सैम्पलिंग। तो जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है, उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, या तो 100% या उस 100% में से कुछ, जिसको बोलते हैं निर्देशन विधि या संगणना विधि। आज की इस क्लास में मैं आपको संगणना विधि के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि निर्देशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अलग अलग टाइप है, इसके बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे।
तो संगणना का मतलब होता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में जहां हम जो है अपनी जानकारियों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, उस पूरे क्षेत्र के अगर प्रत्येक इकाइयों के बारे में, प्रत्येक इकाइयों के से रिलेटेड हम समंकों को एकत्रित करते हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है, तो उसको जनगणना या संगणना विधि कहते हैं, दैट इज सेंसस मेथड। ये विधि अनुसंधानकर्ता के द्वारा तभी प्रयोग की जाती है जब अनुसंधानकर्ता को 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए, यानी कि शुद्ध डेटा चाहिए, प्रत्यक्ष डेटा चाहिए, और खासकर हो सकता है उसको गुप्त रखना पड़े कि वो किसी और को नहीं बताना चाहता, तो डायरेक्टली वो खुद जाता है। इससे क्या होता है ना, प्रत्येक इकाइयों की जानकारी प्राप्त करनी होती है और रियल और सही जानकारी चाहिए, ओरिजिनल डेटा चाहिए। उस केस में इस विधि का प्रयोग, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जहाँ पर क्योंकि प्रत्येक इकाइयों से जानकारी इकट्ठा करनी हो। जैसे आपके यहाँ पर 100 परिवार है, हमें 100 परिवार की आय चाहिए, वो भी रियल। 100 परिवार में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग कितना कमाते हैं, हमें जानकारी इकट्ठा चाहिए। तो हर एक परिवार के पास जाना है, कम से कम 10 मिनट तो देंगे। तो 100 परिवार यानी कि 100 गुणा 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 मिनट। अगर 1000 मिनट को 1 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 मिनट यानी कि करेंगे तो 6 एकम 6 बचेगा 4, 6 चंग 36, यानी कि कम से कम 16 घंटे चाहिए। 16 घंटे से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। 16 घंटे चाहिए आपको 100 परिवार से जानकारी। अब 16 घंटे ध्यान में रखिएगा, आना जाना बीच में उसको, तब मतलब एक ऐसी विधि है, इस विधि में धन और श्रम अधिक चाहिए होती है और इस विधि में बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी इकट्ठा, ये नहीं कि आप केवल हम संख्या ही गिन के आएंगे, हम उसके साथ साथ बहुत सारी अलग एक्स्ट्रा जानकारी भी डायरेक्टली ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर विस्तृत होने के साथ साथ हमें एक शुद्ध और विश्वसनीय डेटा भी प्रोवाइड करता है ये जनगणना। इसलिए सरकार जब देश की जनसंख्या को गिनने जाती है तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से लोगों के घरों में जाके सरकार के कर्मचारी जाते हैं, हर एक परिवार में उनसे उनकी संख्या के बारे में पूछा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि सरकार को एक एक्चुअल डेटा चाहिए होता है ताकि अधिक से अधिक शुद्धता की प्राप्ति हो सके। क्योंकि कभी कभी हमें पता है 100% ओरिजिनल हो पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक हो ये पॉसिबिलिटी है। तो अनुसंधानकर्ता संगणना और निर्देशन दोनों ही विधियों का अपने अपने हिसाब से अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। लेकिन जब डेटा के बीच में, जहाँ जिस एरिया में, जैसे पहाड़ी एरिया में है, पहाड़ी एरिया में पहाड़ है, एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, कोई एक यहाँ पर है, अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, अलग अलग वर्गों के होते हैं। तो जब हमारे पास आंकड़ों के बीच में विशेषताएं भिन्न भिन्न हों, उनके गुण के अलग अलग हो, उनमें उनकी प्रकृति अलग अलग हो, तो उस समय हमें क्या होता है, हर एक डेटा को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो जब हर एक डेटा को अलग अलग पढ़ेंगे तो सारा डेटा का कलेक्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सबका कलेक्शन मान लो ये अलग है, येलो कलर में, ये रेड कलर में, ये ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, और हम सभी अलग अलग क्वालिटी है और सबके बारे में जानकारी फिर लेना ही पड़ेगी, क्योंकि केवल एक दो के बारे में पढ़ के अलग नहीं होगी, होमोजेनिटी कम है। तो जब पूरे ग्रुप में अवेलेबल सभी के बारे में हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, वही संगणना होती हैं। दूसरे शब्दों में कि समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन जब किया जाता है, समग्र की प्रत्येक मतलब अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, एक क्लास में 100 छात्र है और उस कक्षा के बारे में हमें पता करना है, उस कक्षा में पढ़ाई का स्तर क्या होता है और हमें रियल जानकारी चाहिए। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, टीचर से सर पढ़ाई कैसे बोल रहा है, बहुत बढ़िया चल रही है, बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली जानकारी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 के 100 बच्चों का टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। और टेस्ट लेंगे जाहिर सी बात है, टेस्ट पेपर बनाना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा खर्चा भी होगा, यानी कि समय, धन, श्रम सब चाहिए होता है। और प्रत्यक्ष रूप से टेस्ट लेंगे, सभी लोग टेस्ट के आधार पर पेपर देंगे, फिर उनको चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमारे पास रिजल्ट सामने आ जाएगा और रिजल्ट क्या बताएंगे एक्चुअली में परिस्थिति कैसी है, तो पता चल जाएगा। इससे डायरेक्टली हमें किसी, क्योंकि हम अगर किसी और से पूछते हैं वो जानकारी को बदल सकता है, अपने हिसाब से दे सकता है। तो भारत में इसका जो प्रयोग होता है, भारत में जनगणना के लिए, यानी कि लोगों की जनसंख्या गिनने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 में की गई थी। जनगणना 1872 में की गई थी और फिर 1981 से हर प्रत्येक 10 साल के बाद
लगातार इसकी जानकारी मतलब जनगणना की जाती है, मतलब हर 10 साल में। क्यों 10 साल में? इसलिए क्योंकि जब जानकारी इकट्ठे, एक तो देश बहुत बड़ा है, उससे ज़्यादा यहाँ लोग रहते हैं, कहीं दुर्गम क्षेत्र है, कहीं पानी वाला एरिया है, कहीं मरुस्थल है, वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। तो ऐसे में 10 साल के बाद जानकारी इकट्ठा की जाती है, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने के लिए धन चाहिए, श्रम चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट समय चाहिए। पूरे देश से जानकारी इकट्ठा करने में ही लगभग 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने इकट्ठा करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उनको व्यवस्थित करना होता है, ग्रुप में बांटना होता है, फीड करना होता है, रिसर्च करना होता है। लगभग 1 से 1.5 साल का समय और लगता है। उसके बाद फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है। इतना लंबा समय चाहिए होता है, लंबा करोड़ों रुपए खर्चा होता है, तो हर 2-4 साल बाद करने तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 10 साल का समय निर्धारित किया गया है। हर 10 साल में जनसंख्या गिनती होती है। अब लास्ट जनगणना भारत में हुई थी 2011 में, और 2011 के बाद जनगणना होनी चाहिए थी 2021 में, क्योंकि कोरोना का समय था तो जनगणना नहीं हो पाई। और उसके बाद धीरे धीरे समय हुआ, फिर 2024 में होना चाहिए था। फिर यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्शन होना। अब इलेक्शन होने के कारण जनगणना नहीं है। अब कहने का मतलब इसी 2024 के अंत में शायद हो जाए। उसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ, कोई कह रहा है जातिगत आधार पर होना चाहिए, कोई कह रहा है क्षेत्रवार के अकॉर्डिंग, मतलब किस हिसाब से होगा, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद जनगणना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात यह है जनगणना की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों नहीं दूसरे मेथड का प्रयोग करते। जनगणना का प्रयोग आखिर जब हमें पता है खर्चा होता है, समय चाहिए, लेकिन जनगणना का प्रयोग तब क्यों कहते हैं? इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करेंगे, इतना समय क्यों देंगे, इतने लेबर क्यों चाहिए, दूसरे भी? क्योंकि इसकी आवश्यकता तब होती है जब हमें समग्र आकार बहुत छोटा क्षेत्र होता है, जब हमारे पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो एरिया छोटा होता है, और छोटे एरिया में आसानी से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जब अनुसंधान में समूह की इकाइयाँ और इसकी विशेषताएँ अलग अलग हो, मतलब जब समरूप होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अरे एक जैसे हैं, चलो ठीक है, यहाँ से 4-5 लोगों की जानकारी इकट्ठी। लेकिन सारे अगर अलग अलग हो, ठीक है, तो सबसे जानकारी इकट्ठा करना तब जरूरी हो जाता है। जब समूहों को एकत्र करने से अधिक परिशुद्धता, मतलब जब हमें ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, शुद्ध डेटा चाहिए, किसी प्रकार की गलतियाँ या त्रुटियाँ हमें नहीं होनी चाहिए, उस केस में डायरेक्टली डेटा कलेक्ट किया जाता है। जब हमें प्रत्येक इकाई से रिलेटेड जानकारी चाहिए, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, हम हर एक इकाई के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उस समय हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इस विधि से डेटा कलेक्ट होने के जाहिर सी बात है बहुत सारे फ़ायदे हैं, गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? जिसको बोलते हैं मेरिट्स। सबसे पहले यह एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत तथ्यों का, प्रत्येक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन किया जाता है बेटा? विस्तृत अध्ययन किया जाता है, डिटेल से अध्ययन किया जाता है हर एक बिंदु के। इवन जो जानकारी चाहिए उसके अलावा भी हमें दूसरी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह जो है विधि विश्वसनीय है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें शुद्ध डेटा प्राप्त होता है, शुद्ध जानकारी प्राप्त होती हैं, शुद्ध आंकड़े प्राप्त होते हैं। इसमें गलतियों का चांस होना कम होता है। यह पक्षपात रहित होता है, क्योंकि हम खुद जाके प्रत्यक्ष रूप से जानकारी इकट्ठा की जाती हैं, किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं, तो इससे पक्षपात होने की जो संभावना है वो भी अपने आप कम हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा हम अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से कलेक्ट करते हैं। इकाइयों में विविधता होती है। जब इकाइयाँ विविध होती हैं तो उस केस में, क्योंकि कोई मान लीजिए कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इस तरह मोटा है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबके बारे में जानकारी चाहिए, तो सभी डेटा को पढ़ते हैं। इससे हर एक चीज़ के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी मिल जाती है। अप्रत्यक्ष अध्ययन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में जानकारी हमें तो नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकते, लेकिन माहौल देख के, उनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके, इधर उधर की बातें करके हम उन प्रश्नों का भी जवाब हासिल कर लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने वाला देना नहीं चाहता। तो इससे ऐसी जानकारी मिलती हैं जो बाद में किसी और चीज़ों के बारे में हमें जो है फ़ायदा मिल सकता है। तमाम अच्छाइयाँ, तमाम गुण होने के बावजूद इस विधि में बहुत सारे दोष हैं। इस विधि की कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन सी लिमिटेशंस? सबसे पहला, इस विधि को पूरा करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक तो एरिया बहुत बड़ा है,
उस एरिया में आने जाने के लिए खर्चा होगा, परिवहन यात्रा मतलब पेट्रोल का खर्चा होना चाहिए, गाड़ी वगैरह जो भी जाते हैं। इसके अलावा जो जानकारी इकट्ठा करेगा अकेला तो कर नहीं सकता, उसको कई सारे लोग रखने पड़ेंगे, उसको अनुदेशक बोलते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, कागज़ का खर्चा होता है, टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप रखेंगे, तमाम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, सर्वर बनाएंगे, नेट रखेंगे, तमाम खर्चा होता है। मतलब इसमें बहुत अधिक खर्चा होता है, लंबा समय। इस विधि के अंतर्गत जानकारी इकट्ठा करने के लिए समय अवधि बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लंबी अवधि चाहिए होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग होते हैं सबसे जानकारी इकट्ठा करनी होती है, और प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ करेंगे, कभी 1 मिनट में हो जाता है, कभी 10 मिनट, कहीं आधा घंटा भी लग जाता है, कहीं कहीं तो समय अधिक चाहिए होता है। इसके अंतर्गत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, मतलब काम करने वाले लोगों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा अगर क्षेत्र होता है तो उस केस में हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे देश की जनगणना पूरे देश की होती है, और देश की होने के कारण ही ये हर एक 10 साल के बाद करा जाता है, हर बार पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। तो बड़े एरिया में जनगणना कर पाना, जनगणना का प्रयोग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या है? कोई डाउट होता है ज़रूर बताइए। आप बेझिझक सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए, चाहे आप इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपके सामने तो कमेंट बॉक्स खुला ही है, तुरंत टाइप कीजिए कमेंट को और बताइए क्या प्रॉब्लम है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।